पारदर्शिता दिखाने के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में पावर में आ रहा है, जिसे कोल की आवश्यकता होगी, हम कॉम्पिटिटिव यानी नीलामी का रास्ता अपनाएंगे और बहुत अपनी पीठ थपथपाई कि कोयला एक राष्ट्रीय संपत्ति है, इससे देश को राजस्व मिले और किसी तरह के भ्रष्टाचार का 2004 की नीति का खुलासा हुआ कि आगे से कोयला ब्लॉक का आवंटन नीलामी की पद्धति से, कॉम्पिटिटिव बिडिंग की पद्धति से होगा। मित्रों, जुलाई में शिबू सोरेन जो मंत्री थे, जिनके मंत्रित्व काल में ये नीति बनी थी, वो मंत्री हट गए और ये महकमा सीधे प्रधानमंत्री के पास आ गया और प्रधानमंत्री कोयला मंत्री बन गए। आज जब प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपा कर कहते हैं, जो वक्तव्य उन्होंने सदन में दिया, उसमें उन्होंने इस बात का श्रेय लेना चाहा कि देखो, हमारी सरकार पहली सरकार है जो कोल ब्लॉक का आवंटन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के आधार पर करना चाहती थी। तो मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर दोहराती हूं कि प्रधानमंत्री जी, हम जरूर इसका यश आपको देते अगर आपने नीति बनाकर लागू भी की होती। लेकिन 2004 से 2012 आ गया मित्रों, आज तक इस नीति को लागू नहीं किया गया। 8 साल का विलंब है और हर स्टेज पर 2-2 साल का विलंब। आपने नीति बनाकर लागू भी की होती, लेकिन 2004 से 2012 आ गया मित्रों, आज तक इस नीति को लागू नहीं किया गया। 8 साल विलंब है और हर स्टेज पर 2-2 साल का विलंब है। 2004 में नीति बनी, 2006 में उसका बिल बना, 2010 में वो बिल पारित हुआ और पारित हुए बिल का नोटिफिकेशन भी 2012 में हुआ। 8 साल का विलंब है और प्रधानमंत्री ने सदन में दिए वक्तव्य में कहा कि यह विलंब इसलिए हुआ कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। उसमें उन्होंने नाम लिया है अपने वक्तव्य में वसुंधरा राजे का, बाहर नाम लेते हैं डॉक्टर रमन सिंह का। लेकिन मैं यहां आपको एक चौंकाने वाला तथ्य देती हूं मित्रों, वसुंधरा राजे और रमन सिंह के पत्र तो 2005 के हैं, लेकिन इसी नीति का पहला विरोध स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय से हुआ और वो भी नीति बनने के 2 महीने के अंदर अंदर। जुलाई में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, कोयला मंत्री, तो 11 सितंबर 2004 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिखा कि ये नीति नुकसानदेह साबित हुई। अपने ही सरकार की बनाई हुई नीति का विरोध प्रधानमंत्री कार्यालय से किया गया। उसके बाद इनके यहां चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ, तो इन लोगों ने सोचा कि अगर इस पारदर्शी नीति का हम विरोध करेंगे या इसको रोकेंगे तो हमारी बहुत खुशबू होगी, हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा। आप नीति को रद्द मत करो मगर लटकाओ, किसी न किसी कारण से इसके लागू होने में देरी करो और उस देरी का लाभ उठाते हुए कोल ब्लॉक आवंटन करते जाओ। मेरा आरोप है इन पर, ये डिलिब्रेट डिले, ये देरी जानबूझकर की गई देरी है कि नीति जब तक पुख्ता नहीं होगी, अधिसूचना जारी नहीं होगी, तो उसके तहत आवंटन हो नहीं सकेगा। तो पुरानी नीति के तहत आवंटन करते रहो, स्क्रीनिंग कमेटी के तहत आवंटन करते रहो,
और मित्रों, जितनी देरी नीति को लागू करने में की गई, उतनी जल्दी कोयला ब्लॉक के आवंटन में। मैं आंकड़ा देकर आपको बताना चाहूंगी, 1993 से सन 2005 तक 12 वर्षों में जितनी भी सरकारें रही, उन्होंने कुल मिलाकर 70 कोल ब्लॉक आवंटित किए। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने 2006 से 2010 मात्र 4 वर्षों में 142 कोल ब्लॉक आवंटित किए। 12 वर्षों में 70 और 4 वर्षों में 142, यानी दुगने से भी ज्यादा। और साथ ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमने ये कोल ब्लॉक इसलिए जल्दी आवंटित किए क्योंकि हम चाहते थे देश में बिजली का उत्पादन बढ़े, हम चाहते थे जीडीपी ग्रोथ बढ़े, हम चाहते थे ज्यादा से ज्यादा राजस्व आए। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है कि जो पोस्टपोनमेंट ऑफ दीज एलोकेशन would have resulted in lower energy, lower revenue and lower GDP growth. लेकिन सच्चाई ये है मित्रों कि जितने कोल ब्लॉक आवंटित हुए हैं, उनमें से एक को छोड़कर किसी में भी अभी खनन का काम शुरू नहीं हुआ। कहां है वो बिजली का उत्पादन? प्रधानमंत्री बताए कि अगर जल्दी उन्होंने कोल आवंटित किया था तो देश में कितने बिजली का उत्पादन इन कोल ब्लॉक के आवंटन के बाद हुआ, कितनी जीडीपी की ग्रोथ बढ़ी, कितना रेवेन्यू आया? निल। इसलिए ये जो तर्क दिया गया है जल्दी आवंटन का, वो तर्क बेमानी है। जैसा मैंने उस दिन कहा था ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रेवेन्यू जरूर आया, लेकिन वो सरकारी खजाने में नहीं आया, वो कांग्रेस पार्टी के कोष में आया। ये भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला है मित्रों कि जहां देश की संपत्ति खुर्द-बुर्द कर दी गई, एक नीति की आड़ लेकर के नीति क्यों बना के रखी कि जो लेने आए उसको ये पता चले कि अगला रिजीम ऑप्शन से आने वाला। अगर देरी करोगे मांगने में, देरी करोगे लेने में, तो फिर उस रास्ते जाना पड़ेगा। इससे जल्दी से जल्दी दे दो। और एक और बात ये मित्रों जो पहले कभी नहीं हुई, स्क्रीनिंग कमेटी जिसने कोयला बांटा है उसने स्वयं ज्वाइंट वेंचर्स बनाए। आज से पहले कभी नहीं हुआ कि एक एप्लीकेंट आया हो और उसने कहा हो कि मुझे कोल ब्लॉक दे दो, तो स्क्रीनिंग कमेटी ये कहे कि तुझे तो दे देंगे, पर तब देंगे बशर्ते ये दो जो नाम हम दे रहे हैं इनको भी तू शामिल कर। एक एक कोल ब्लॉक 3-3 लोगों को दिया गया। वो 3 लोग जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं, जो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं, जिनका आपस में इकट्ठा व्यवसाय नहीं, लेकिन ज्वाइंट वेंचर्स बना करके ये कोयला आवंटन किया गया। आज से पहले जब भी कोई घोटाला आया तो हमेशा कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री और कांग्रेस सरकार के नेताओं ने अपने सहयोगी दलों के सिर्फ सिगरा फोड़कर अपने आप को बरी कर दिया। यहां तक कि महंगाई का मामला भी जब जब हमने संसद में उठाया तो उन्होंने शरद पवार को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। जब जहाज खरीदी घोटाला आया तो प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदार ठहरा दिया। दूसरी स्पेक्ट्रम का घोटाला आया तो राजा को जिम्मेदार ठहरा दिया। मित्रों, पहली बार कांग्रेस के प्रधानमंत्री और सारे के सारे मंत्री कांग्रेस के घोटाले में फंसे। 8 साल की ये जो डिले है, 8 साल का जो विलंब है, इसमें से लगभग 5 साल मनमोहन सिंह स्वयं प्रधानमंत्री के रूप में कोयला मंत्री रहे। 8 साल में से 5 साल ये महकमा उनके अपने पास रहा। और जितने भी एमओएस रहे, दसानी नारायण राव हो, सुधीरा द्विवेदी हो, संतोष बगड़ोदिया हो, शिवराज जायसवाल हो, वो सारे के सारे मंत्री भी कांग्रेस के ही मंत्री थे। पहली बार भ्रष्टाचार की आंच सीधे प्रधानमंत्री के दामन तक पहुंची है और सीधे
कांग्रेस के घर तक पहुंची। इसीलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इसमें इस्तीफा देना चाहिए। और वही मांग हम लोग बार बार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसमें इस्तीफा दें और ये जितने कोल ब्लॉक हैं इनका आवंटन रद्द किया जाए और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच इस आवंटन में बैठाई जाए। फिर तो इतने दिन से संसद बाधित चल रही है। 3 दिन पहले श्रीमती सोनिया गांधी का मुझे फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा क्या चर्चा शुरू करा के आप इस व्यवधान को खत्म कर सकती हैं? तो मैंने कहा कि चर्चा से पहले की 2 शर्तें। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा कोल ब्लॉक आवंटन कैंसिल करिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करवाइए। ये दोनों बातें अगर आप करेंगी तब चर्चा प्रारंभ हो सकती है, तब सदन की कार्यवाही चल सकती है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं बताऊंगी आपको। लेकिन बातचीत बेनतीजा रही, कुछ उसका नतीजा निकला नहीं। लेकिन आज मुझे दुख हुआ, कुछ अखबारों ने भली उसमें ऐसी दी है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की इस्तीफे की मांग से पीछे हट गई। मैं कहना चाहती हूं आपको, जिसने भी यह निष्कर्ष निकाला ये एकदम गलत निष्कर्ष है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की अपनी मांग पर अडिग है। प्रधानमंत्री कोयला मंत्री के नाते इस घोटाले के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, इसलिए उनके इस्तीफे की मांग से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सदन चलाने के जब बात हुई तो सदन चलाने के लिए 2 शर्तें हमने रखी कि अगर कोल ब्लॉक आवंटन रद्द हो जाता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो जाती है तो सदन की कार्यवाही शुरू हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस्तीफे के लिए जन दबाव बीजेपी बनाती रहेगी। संसद में भी अगर चर्चा होती है इन दोनों शर्तों के बाद तो हमारा ऑपरेटिव पार्ट प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी ही रहेगा। इसलिए जिस किसी भी समाचार पत्र के किसी साथी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इससे प्रधानमंत्री की मांग से, इस्तीफे की मांग से बीजेपी पीछे हट गई, वो निष्कर्ष सिरे से गलत है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री को इस घोटाले के लिए सीधे जिम्मेदार मानती है। इसीलिए पहले दिन से हमने उनका त्यागपत्र मांगा है। हम अपने त्यागपत्र की मांग पर अडिग हैं। संसद को 4 दिन की है, 7 सितंबर को खत्म हो जाएगी। उसके बाद यह आंदोलन सड़क पर शुरू होगा और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर हम जन दबाव बनाएंगे। लेकिन सदन चले इसके लिए हमने 2 शर्तें उनके सामने रखी हैं। लेकिन मुझे लगता है बातचीत से ये बातचीत बेनतीजा रही है, उसमें से कुछ निकलने वाला दिखता नहीं है। तो प्रधानमंत्री को बात करें तो अलग बात है, लेकिन अभी तक ये जो संकेत मिले हैं उन संकेतों से ऐसा लगता नहीं कि बात से किसी तरह का कोई नतीजा निकलने वाला है। अभी इन दोनों दिनों का उपयोग करते हुए आज मेरे सभी साथी अलग अलग मीडिया केंद्र पर वहां के पत्रकारों से मिल रहे हैं। जहां जहां हॉल मीटिंग हो पा रही है वो भी हम कर रहे हैं। लेकिन 7 तारीख के बाद हम इस आंदोलन को सड़क पर ले जाएंगे और आज तक का सबसे बड़ा घोटाला जिसमें कांग्रेस जिम्मेदार है, जिसमें कांग्रेस के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, उसको ले जाकर के हम एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे। ये तरफ से इतना ही आपको पूछना चाहेंगे। Ma'am, 2 सवाल है। One, the coal minister today has said basically that there is no question at all of cancelling the coal block allocations. What has been done. Secondly, he also mentioned the interministerial report which is expected by the 15th of September, and that a decision will be taken post that in case people who have not started mining, etc., who are not following the guidelines, then probably cancellation could be looked at. So why not wait for that report? If coal minister's statement is the decision of the government, then we don't stick to our demand. That is in the House vote option. Because if they say the decision will be taken post that report, by then the session will be over. Session is only till 7th of September. And I very categorically put these 2 demands, that coal blocks will be cancelled
a fair and independent probe should be ordered. If these two demands are not met, then we will stick to our demand. सुषमा जी, अश्विन पांडे हूं मैं P7 से। सुषमा जी, सवाल मेरा ये है, आपने बताया कि 2005 में रमन जी और वसुंधरा राजे ने चिट्ठी लिखी थी कि इस तरह से जो अलॉटमेंट है नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि एक तरफ आपसे 3 दिन पहले सोनिया जी ने बात किया और आपने 2 मांगे प्रमुख रखी हैं, अगर वो पूरी हो जाएगी तो संसद चलेगी। उन दोनों जन की भी जैसे आप प्रधानमंत्री की मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वैसे तमाम कांग्रेसी नेता जो हैं वो आपके मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या ये कॉम्प्रोमाइज किया गया है कि आपका इस्तीफा आप हमारा ना मांगे और हम आपका नहीं मांगे? सवाल मैंने तो कहा कि हमने तो मांग छोड़ी ही नहीं। तो तब रेजिमेंट होता, प्राथमिक होता है, आपने 2 ही रखी है प्रधानमंत्री वो संसद चलाने के लिए, 2 चीजें अलग है। जब कार्रवाई में ये होता है कि संसद कैसे चले, आपस में डेमोक्रेसी में ये बैठकर के बात होती है संसद कैसे चले, तो संसद के चलाने के लिए वो 2 मांगे रखी है। जब हमने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग से हम हटे ही नहीं तो आपका प्रश्न अप्रासंगिक हो जाता। और जहां तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री या वसुंधरा राजे की इस्तीफे की बात है, उनके इस्तीफे का प्रश्न कहाँ होता है चिट्ठी लिखने पर। जहां तक राज्यों का सवाल है, राज्य हमेशा अपने हित के बारे में कुछ न कुछ कहते हैं, लेकिन निर्णय उनको करना, क्योंकि जो बड़े खनिज हैं, मेजर मिनरल, उनका आवंटन केंद्र करता है। और शिवकांत जायसवाल ने लोकसभा में बिल पारित कराते समय जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने सभी राज्यों की सहमति ले ली है और सभी राज्यों के खान मंत्रियों ने आकर के ये जो मैं संशोधन पेश करने जा रहा हूं उस पर सहमति दे दी है। इसका मतलब उन्होंने उस समय पत्र जरूर लिखा, लेकिन बाद में सहमति दे दी। तो वसुंधरा राजे या रमन सिंह के इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं कि कांग्रेसी किससे इस्तीफा मांगे। जहां तक प्रधानमंत्री के इस्तीफे का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने वो मांग छोड़ी नहीं है। जो कोई स्वार्थ हो या कोई लेन देन हो, संसद चलाने के लिए हमने 2 मांगे रखी है कि अगर वो कोल ब्लॉक आवंटन रद्द कर देते हैं और उसके साथ ही एक फेयर और इंडिपेंडेंट को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच ऑर्डर कर देते हैं तो संसद की कार्यवाही शुरू हो सकती है। मैं सुषमा जी मैं वही हूँ एबीपी न्यूज से। मेरा प्रश्न ये है कि आज एनजी मगो वैद्य जी ने अपनी राय रखी है कि जिस प्रकार से बीजेपी ने संसद में अपना रुख रखा है कि हम संसद नहीं चलने देंगे, उससे बहुत सारी आलोचना हो रही है पक्ष की उसके नीतियों के रूप में कि संसद को जिस प्रकार से पिछले 10 दिनों से रोका गया है। तो कहीं न कहीं आपके ऊपर भी पार्टी के भीतर या संघ की तरफ से कोई ना कोई दबाव पड़ रहा है जिससे आप अपना एक स्टेप वापस जा रही हैं और कंडीशन रख रही हैं संसद शुरू करने के लिए। देखिए, पहली बात तो मुझे नहीं मालूम आप कौन सी राय की बात कर रहे हैं और हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं। मैं सिरे से नकारती हूँ इस बात को कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं। दूसरा, हम कोई भी स्टेप पीछे नहीं खींच रहे। संसद जब चलने की बात होती है तो उसमें कहा जाता है कि कौन सी नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। तब हमने कहा कि नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट इज दीज 2 थिंग्स। अगर ये 2 बातें आप करते हैं तो संसद की कार्रवाई चल सकती है। और जहां तक आपका ये कहना है कि संसद न चलने देने की आलोचना, पहली बात तो ये आलोचना कांग्रेस को इसलिए नहीं कर सकती कि कांग्रेस ने 1-1 महीना संसद रोकी। और एक और बात आपको बता दूं, आप लोग बहुत बार लिखते हैं कि संसद के रुकने से इतने करोड़ का नुकसान हुआ। शायद आप ये भूल जाते हैं कि उसी संसद के रुकने के कारण देश के राजस्व को कितना फायदा हुआ। मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ। 2G स्पेक्ट्रम के समय पूरा शीतकालीन अधिवेशन बंद हुआ, संसद में कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसके कारण से दोषी तो दंडित हो ही रहे हैं, लेकिन वो 9 के 9 लाइसेंस कैंसल हुए। जो लाइसेंस 1658 करोड़ रुपए प्रति लाइसेंस के रूप में बांट दिए गए थे,